दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों बिहार के साथ खेला हो गया है, बहुत बड़ा खेला हो गया है और इस खेला के बाद क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे? और यदि एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार बने रहेंगे तो क्या ये बिहार के हितों के साथ समझौता करने वाली सरकार के सामने नीतीश कुमार का नतमस्तक होना नहीं माना जाएगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के प्रति ऐसा नजरिया क्यों रखती है? और आखिर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सिर्फ मजदूर सप्लाई और इंजीनियर सप्लाई का स्टेट ही क्यों बनाए रखना चाहते हैं कि बिहार से प्रोफेशनल पढ़ लिख करके बाहर जाएं, बिहार से मजदूर ट्रेन में लदा करके बाहर जाएं और बिहार 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रहने वाला स्टेट बन के खड़ा रहे। आज जो बातें सामने आई है निश्चित तौर पर यह इस बात का द्योतक है कि मौजूदा दौर में दिल्ली में बैठी हुई सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि बिहार के साथ इतना बड़ा खेला हो रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। दरअसल मामला 1 दिसंबर का है और एक मामला शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का है, वो भी दिसंबर का है। दोनों चिट्ठी आज सामने आई है। एक संसद में पूछे गए सवाल का है, लोकसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया कि कर्नाटक में आईआईएमआर यानी भारतीय मक्का रिसर्च संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय रिसर्च संस्थान, क्षेत्रीय शोध संस्थान कब खोला जाएगा? उसके जवाब में उस वक्त के कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने जवाब दिया था, सदन को बताया था कि बिहार के बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय शोध संस्थान है, रीजनल रिसर्च सेंटर है, उस रीजनल रिसर्च सेंटर को बेगूसराय से हटाकर कर्नाटक के शिवमोगा शिफ्ट किया जाएगा। वही बात नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब में भी है, जो कर्नाटक के एक नेता के पत्र के जवाब में जो पत्र है आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, वो पत्र भी है शिवराज सिंह चौहान का, उसमें भी वही बातें दोहराई गई है। सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में नया रिसर्च सेंटर नहीं खोला जा सकता था? आखिर बिहार के रिसर्च सेंटर को उठा लेने की हिम्मत कैसे हुई? और सबसे बड़ी बात कि हिंदुओं की ठेकेदारी करने वाले बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, उनके रहते बेगूसराय में स्थित रिसर्च सेंटर को उठाकर कर्नाटक ले जाने का फैसला आखिर उन्हीं की सरकार ने कैसे कर लिया? क्या इससे हिंदू खतरे में नहीं आते? क्या हिंदुओं को खतरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर खतरा होता है तभी होता है, और जब बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है तब हिंदुओं पर खतरा दिखाई नहीं देता क्या गिरिराज सिंह को? यह मामला उनके संसदीय क्षेत्र का है, बेगूसराय का है। पाकिस्तान का वीजा तो वैसे ही देते रहते हैं, अघोषित वीजा। जब कोई सवाल उठाए जनता से जुड़ा हुआ तो पाकिस्तान भेज दो। पाकिस्तान टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर तो अघोषित तौर पर वो बने ही हुए हैं, लेकिन एक बार क्या वो बेगूसराय और बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनने की कोशिश कभी करेंगे? मामला अकेला नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ मक्का अनुसंधान संस्थान का मामला नहीं है, कई और मामले हैं। लेकिन जरा सोचिए, बेगूसराय और उसके आगे पूर्वी बिहार के इलाकों, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के इलाकों में बड़े ही सघन पैमाने पर मक्का की खेती होती है, लोगों की आजीविका का साधन है, लेकिन उनके लिए जो रिसर्च सेंटर था उसे उठा करके शिवमोगा दिया जा रहा है। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। मामला इतने भर का नहीं है। बिहार के जमालपुर में एक रेलवे का इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, वहां पढ़ाई हुआ करती थी। बहुत कम छात्र एक बेहद टफ कंपटीशन जिसे यूपीएससी लेती थी उसके माध्यम से सेलेक्ट होकर के वहां आते थे। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, पहले 20 और बाद में 40 लोग सेलेक्ट होते थे। सिलेक्शन के साथ ही मान लिया जाता था कि 4 साल तक इंजीनियरिंग की बहुत उम्दा पढ़ाई होगी और सरकारी नौकरी रेलवे में एडमिशन के समय ही पक्की मान ली जाती थी। बहुत उम्दा क्वालिटी के इंजीनियर तैयार होते थे। नरेंद्र मोदी के राज में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई बंद हो गई। तर्क क्या दिया जाता है? तर्क यही दिया जाता है कि बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में रेलवे यूनिवर्सिटी बन गई है तो रेलवे से संबंधित ऐसे तमाम कोर्सेज को वहीं पर चलाना ज्यादा मुफीद होगा। अब वहां भी वो कोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक हकीकत यही है कि वहां पर
जमालपुर वाली पढ़ाई, उसका सत्यानाश हो गया। मामला इतने भर का ही नहीं है। सवाल यह है कि बेगूसराय में जो मक्का अनुसंधान संस्थान था, वो कोई नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया था, वो पंडित नेहरू की सरकार ने भी नहीं दिया था कि जवाहरलाल नेहरू से एक व्यक्तिगत खुन्नस जो एक खास विचारधारा के लोग निकालते हैं कि नेहरू ने दिया होता तो नेहरू के दिए हुए संस्थान को उठाकर ले जा रहे हैं। वो तो इंद कुमार गुजराल की सरकार और उनकी सरकार में बिहार से आने वाले कम्युनिस्ट नेता जो कृषि मंत्री थे चतुरानंद मिश्र, उनके प्रयासों से बिहार को मिला था। उसे छीनने की आखिर क्या जरूरत थी? और बिहार इस तरह से आखिर कब तक मजदूर सप्लाई का स्टेट बना रहेगा? कब तक मजदूर सप्लाई, इंजीनियर सप्लाई, एमबीए सप्लाई का काम बिहार के लोग करते रहेंगे? ट्रेन से लद्दाख के जाते रहेंगे और ट्रेन से लद्दाख के आते रहेंगे। ट्रेन से लद्दाख के जाना ही क्या बिहार की नियति है? और क्या बिहार जो 40 लोकसभा सीटें देता है, 16 राज्यसभा सीटें देता है, सभी पार्टियों के लोग जीतकर पहुंचे हैं। इन 56 सांसद जो बिहार से जीत कर जाते हैं, 56 इंच के सीने को, 56 इंच की छाती को बिहार के मुद्दे पर क्या सीधी चुनौती नहीं दे सकते? क्या 56 इंच की छाती इन 56 सांसदों की छाती से ज्यादा बड़ी हो गई है, जो बिहार के साथ इतना बड़ा सौतेला व्यवहार कर रही है? और नीतीश कुमार किस बोझ तले दबे हुए हैं, यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है। एक वाकया सुनाता हूं आपको। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी केंद्र में, और इस देश में 2 इलेक्ट्रॉनिक सिटी को मंजूरी दी गई, एक बेंगलुरु में, दूसरा बिहार के हाजीपुर में। 1979 को आज 46 साल हो गए, और इस 46 सालों में बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ शुरू हुई वो आईटी क्रांति के दौर को भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखा। हर शहर से इस देश के शायद ही किसी एयरपोर्ट से बेंगलोर की कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं होगी। 5-5, 6-6, कई बार तो 10-10 फ्लाइट पटना से रोज चलती है, और देश के हर हिस्सों से चलती है, क्योंकि वहां फ्लाइट में सॉफ्टवेयर मजदूर लदा के जाते हैं। सूरत में, केरल में, तमिलनाडु के तिरुपुर में तो अकुशल मजदूर, अनस्किल्ड लेबर जिन्हें कहते हैं, वो लदा कर जाते हैं। सॉफ्टवेयर मजदूर हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर और दिल्ली एनसीआर में लदाकर फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन की एसी बोगियों में लदाकर आते हैं। तो क्या बिहार सिर्फ मजदूरों को लाद कर ले जाने वाला, लाद कर ले आने वाला स्टेट बन गया है? और यह सब नीतीश कुमार की नाक के नीचे हो रहा है। क्या दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को? बिहार का विभाजन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने किया था। बिहार का विभाजन करके झारखंड को नया राज्य बनाया गया, और झारखंड बनने के साथ ही बिहार से जमशेदपुर जैसा औद्योगिक शहर, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद और पूरा माइंस और मिनरल्स के खनिज पदार्थों के इलाके करीब करीब बाहर निकल गए। बिहार में बचा क्या? तो बिहार में बचा बालू, कि बालू की खेती कीजिए, बालू नदियों के किनारे से निकाला जाए और कंस्ट्रक्शन के लिए जगह जगह ले जाया जाए। यही धंधा बिहार में बचा। और उसके बाद शराबबंदी के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि एक पैरेलल रोजगार है कि शराब को अवैध तरीके से इधर से उधर टपा देने का, पहुंचा देने का, ये एक पैरेलल सिस्टम डेवलप हो गया। लेकिन बिहार को क्या मिला? 40 लोकसभा सीटें देने वाले इस राज्य को क्या मिला? बिहार के विभाजन के बाद कुछ नहीं मिला। बाढ़ की विभीषिका मिली, बालू का कारोबार मिला, और कुछ नहीं मिला। बिहार के लोग पलायन के लिए अभिशप्त हैं, आगे भी पलायन करेंगे। जीडीपी के पैरामीटर पर देश में सबसे नीचे बिहार, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के पैरामीटर पर सबसे नीचे बिहार, और देखें उसके आगे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर देश में सबसे नीचे बिहार, शिक्षा और साक्षरता के मुद्दे पर सबसे नीचे बिहार, स्वास्थ्य के पैरामीटर पर पूरे देश में सबसे नीचे बिहार। और सब नीचे है तो जो है बिहार के पास उसे भी छीन कर ले जाया जा रहा है। कौन सी रवायत है, कौन सी कवायद चल रही है? 26 लोकसभा सीटों वाले राज्य गुजरात से हमेशा ज्यादा सीटें बिहार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए दी। 2014 में गुजरात में 26 सीटें गुजरात से दी गई भाजपा को और एनडीए को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बिहार ने 31 सीटें दी 14 में। 2019 की बात करें तो 26 सीटें दी गुजरात ने फिर से, तो बिहार ने 39 सीटें दी। यानी गुजरात के 1.5 गुना सीटें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार ने दी है, और 1.5 गुना सांसद जिता करके बिहार ने दिल्ली भेजे। और 2024 की भी बात करें तो 2024 में गुजरात ने
25 सीटें दी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो बिहार ने भी गुजरात से 5 सांसद ज्यादा दिए, 30 सीट दी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन मिला क्या? वही कपिल शर्मा के शब्दों में बाबा जी का ठुल्लू, यही मिला बिहार को। गुजरात में आपने देखा वर्ल्ड कप क्रिकेट जब हुआ तो उद्घाटन भी हुआ, भारत पाकिस्तान का मैच भी हुआ और फाइनल मैच भी हुआ। बिहार को एक मैच, छोटा मैच भी कोई मिला? क्यों नहीं मिला? 26 सीटों वाले को सब कुछ मिलेगा और 39 सीट देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। बुलेट ट्रेन मिली तो कहां मिली? बुलेट ट्रेन गुजरात से शुरू की गई और बिहार, जिसने हमेशा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गुजरात से ज्यादा सीटें दी, उसे क्या मिला? उसे वही मिला कि लोग अमृत भारत के नाम पर जनरल बोगियों वाले ट्रेन में लदा करके बिहार से मजदूरी करने जाते रहे। यही मिला बिहार को। आज कहा जा रहा है कि मखाना अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है, मतलब मक्का वाला छीना जा रहा है, मखाना वाला देने की बात की जा रही है। क्या गारंटी है कि 1997 में इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्रित्व काल में मिले हुए संस्थान को छीन लिया गया तो मखाना वाले को नहीं छीना जाएगा? ये कौन सा विकास किया जा रहा है? और इस विकास को, जिसमें बिहार के साथ दिन प्रतिदिन खेला होता जा रहा है, मजदूर सप्लाई का राज्य बना दिया गया है, बुड्ढों का प्रदेश बिहार को बनाया जा रहा है, जहां सिर्फ सीनियर सिटीजन ही दिखाई दे उनका राज्य बिहार को बनाया जा रहा है। और उसी दौर में आप देख रहे हैं कि बिहार के साथ जो नया खेल चल रहा है, उस नए खेल में तो हिंदू मुसलमान वाला सिलेबस किसी न किसी तरह से, चुनावी साल है तो ऐड कर ही दिया जाता है। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी किसी वक्फ बोर्ड के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, तो कभी किसी और नाम पर। मतलब बिहार के लोग इसी में उलझे रहे, 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण सुनते रहे और चुनावी हिंदुत्व में गोता लगाते रहे। यही बिहार की नियति बनाकर छोड़ दिया गया है। बात मक्का अनुसंधान संस्थान की नहीं है, मक्का रिसर्च सेंटर और बेगूसराय की नहीं है। अभी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों की सूची जारी हुई, कई राज्यों को मिला, लेकिन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के बिहार को क्या मिला? बेगूसराय को ही दिलवा देते, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सवाल पूछने पर वो पॉजिटिव सवाल पूछिए, सकारात्मक प्रश्न पूछिए। अब फिर कह सकते हैं, हम लोगों के वीडियो को देखने के बाद गिरिराज सिंह फिर कह सकते हैं कि पॉजिटिव सवाल पूछिए। मतलब मक्का अनुसंधान संस्थान बिहार से छीन करके कर्नाटक को दिया जा रहा है, यह पॉजिटिव सवाल नहीं है। और उनके सिलेबस में जो गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, हलाल और झटका, ये उनकी नजर में पॉजिटिव सवाल है। 5 साल नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में आईटी मिनिस्टर रहे, सूचना प्रौद्योगिकी के मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद। क्या किया उन्होंने हाजीपुर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए? क्या किया बिहार में आईटी पार्क बनाने के लिए? इस देश में 40-45 लाख की आईटी वर्कफोर्स है, तो तकरीबन 15 लाख के करीब, 1/3 के करीब उसमें बिहार के नौजवान देश के दूसरे हिस्सों में काम कर रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद भी जाकर के मंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी सरकार के पीछे पीछे सरकार की जी हजूरी में लगे हुए थे। इसके अलावा आप देखें, अश्विनी वैष्णव है मंत्री, आईटी मिनिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर है, क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? रेलवे के लिए कवच बना रहे हैं। वो कवच क्या कर रहा है आप भी जान रहे हैं। और देखिए, नीतीश कुमार एनडीए के साथ काफी लंबे वक्त तक सरकार चलाई उन्होंने। क्या दिया उन्होंने बिहार को? नरेंद्र मोदी सरकार से दिलाया क्या है? जितना दिलाया है उससे ज्यादा वसूल करके जा रहा है। मक्का उत्तर पूर्वी बिहार के लोगों का, कोसी के लोगों का, बेगूसराय के लोगों का, गरीब लोगों का, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। मक्के की खेती उनके लिए कैश क्रॉप की तरह है। और उसमें उन्नत किस्में आए, हाइब्रिड बीज आए, ज्यादा हाई यील्डिंग HYB हाई यील्डिंग ब्रीड उसमें सामने आए। उसके लिए वो रिसर्च सेंटर बना था, लेकिन अब वहां से उठा कर ले जाया जा रहा है। मनमोहन सिंह के दौर में मोतिहारी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली थी। महात्मा गांधी के चंपारण को कहा गया कि मनमोहन सिंह ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया है। उस केंद्रीय विश्वविद्यालय को जितनी जमीन चाहिए वो अब तक नहीं मिली है। वो आज भी शहर के जिला स्कूल में किसी तरह से रन कर रही है। जितनी जमीन दी भी गई है वो पर्याप्त नहीं है, रिक्वायरमेंट से काफी कम है। सवाल यही है
कि मोदी जी के राज में बिहार को मिला क्या। सवाल यह है कि आखिर बिहार को मजदूरों का प्रदेश बनाए रखने में इस देश के सत्ताधीशों को इतनी रुचि क्यों है। और सवाल सबसे बढ़कर यह है कि आखिर चुनावी हिंदुत्व की बिसात पर बिहार के लोग ही हिंदू बचाने का ठेका उठाए रखे। भाजपा सांप्रदायिकता की राजनीति करती रहे, हिंदू मुसलमान करती रहे और नीतीश कुमार जाति गिनते रहे। यही काम बचा हुआ है। तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण बनाते रहे। चिराग पासवान अपनी बिरादरी के वोटों के बूते किसी न किसी गठबंधन में जुड़कर राजनीतिक सौदागरी करते रहे। जीतन राम मांझी किसी न किसी के साथ जाकर मंत्री पद लेकर बैठे रहे दिल्ली में। यही बिहार की नियत, यही बिहार की एक परिस्थिति नियति बनी हुई है। और इस चुनावी साल में नीतीश कुमार की चुप्पी, और यह इतना बड़ा मुद्दा है, कोई दूसरा राज्य होता जिसके राज्य के संस्थान को छीन कर कहीं ले जाया जा रहा होता तो गठबंधन टूट चुका होता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्र की सरकार के अंदर क्या इतनी मौजूदा दौर में हिम्मत बची हुई है कि चंद्रबाबू नायडू के राज्य से कोई संस्थान छीन ले। और तो और तमिलनाडु जो राज्य विपक्ष में है, जहां की एक भी सांसद भाजपा का समर्थन नहीं करते, क्या उस राज्य में नरेंद्र मोदी की यह स्थिति है कि वहां के कोई संस्थान को वो छीन ले? नहीं है। लेकिन बिहार, चूंकि बिहार अपनी आर्थिक जरूरतों को लेकर, अपने संसाधनों को लेकर पलायन की विभीषिका के साथ चलने को अभिशप्त हो चुका है, उसे अपनी नियति मान चुका है, उसे चुनावी हिंदुत्व के सत्यनारायण का प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहा है। तो चुनावी हिंदुत्व के सत्यनारायण का प्रसाद बिहार यूं ही ग्रहण करता रहेगा और उसमें दिया क्या जाएगा कि जाइए ट्रेन पकड़िए, चले जाइए अयोध्या, जाइए रामलला का दर्शन करके आइए। पकौड़ा रोजगार की बात होती है, पकौड़ा लगाने के लिए भी, ठेला लगाने के लिए भी कम से कम 10-20 हजार बिहारियों को ले जाकर के वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल लगाने की जगह तो दिला देते अयोध्या में, कुछ गरीब लोगों का भला हो जाता। पकौड़े का स्टॉल लगाते ताकि जो टूरिस्ट आते हैं, जो धर्मावलंबी आते हैं, वो आकर, जो श्रद्धालु आते हैं, वो वहां आकर के उनसे उनका रोजगार चलता। जो बिहार को है वो छीना जा रहा है। यही गुजरात मॉडल है कि इस देश में कहीं कुछ हो, छीन करके ले जाओ। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, इस देश की है मुंबई। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। पूरी जुगत लंबे वक्त से चल रही है कि मुंबई के स्टेटस को छीन करके कैसे अहमदाबाद को दिया जाए। कामयाबी नहीं मिल पा रही है। एक क्लाइमेट बड़ा रीजन है, दूसरा मुंबई पिछले 250 साल से बसा हुआ आर्थिक हब बना हुआ है, इकोनॉमिक हब बना हुआ है, उसको आसानी से डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ा सत्य है जो मुंबई को आज भी इस देश की ताकत बनाए हुए है। अन्यथा बुलेट ट्रेन जब जा सकती है, रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात जा सकती है, वर्ल्ड कप जा सकता है गुजरात में, तो बिहार जैसे राज्यों के लिए पलायन, 5 किलो राशन, मोदी जी का भाषण और गिरिराज सिंह का पॉजिटिव सवाल, इसी के सहारे बिहार को आगे भी चलना है। और बहुत सारे पत्रकार इस बात को बताते हैं, हमारे साथी पत्रकार ऋषि मिश्रा अक्सर कहते हैं कि उनके शहर मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है तो गुजरात के ठेकेदार कर रहे हैं। मतलब बिहार में ठेका लेने लायक भी लोग नहीं है कि स्मार्ट सिटी का काम करा सके। बिहार के लोग जाके नासा में बैठे हुए हैं, बिहार के लोग जाकर के बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे को चला रहे हैं, बिहार के लोग सूरत, अहमदाबाद को चला रहे हैं, बिहार के बूते दिल्ली एनसीआर चल रहा है, बिहारियों के बूते हिंदुस्तान चल रहा है। लेकिन बिहार में बिहार का आदमी स्मार्ट सिटी का नाला का ठेका भी नहीं ले सकता है। ये हालत बना करके रखी गई है और इसी पर वोट लेने लोग आएंगे। तो बिहार के साथ जो इतना बड़ा खेला हो गया है, इस खेला के बाद आगे आगे देखते जाइए कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। नीतीश कुमार तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके बदले बोलने के लिए संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी सबको लगा दिया जाएगा। कोई इस मुद्दे को, बेगूसराय वाले मुद्दे को डिफेंड कर पाने की स्थिति में नहीं होगा। और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता की चेतना को झकझोरने वाला काम केंद्र सरकार ने किया है। आगे आगे देखते जाइए, चुनावी वर्ष में क्या वाकई जनता की चेतना जगती है या हिंदुत्व का चुनावी हिंदुत्व का हैंगओवर अभी भी उस पर हावी रहता है। ये देखने वाली बात है, देखते हैं होता क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।